नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आप लोगों का यूजीसी नेट वर्टिकल में स्वागत करता हूं। फिजिक्स वाला की तरफ से मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए गाइड करने आया हूं। ज़्यादातर बच्चों की डिमांड अभी तक कुछ क्लासेस में मैंने देखी और इवन कई सालों से देख रहा हूं कि आखिर ये नोट्स कैसे बनाएं सर। और ज़्यादातर बच्चे इसी में उलझे हुए हैं। उन्होंने हाई स्कूल कर लिया, इंटर पास कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उतर गए पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, कंपटीशन के सेक्शंस में भी लगे, लेकिन फिर भी अभी तक नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से, कुछ शॉर्ट तरीकों के माध्यम से, कुछ 10 स्टेप्स के माध्यम से आपको नोट्स बनाने में काफ़ी असिस्ट करूंगा। तो आइए चलिए आज के सेशन में हम ये सीखें कि हम इतनी कोशिशों के बावजूद इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, हर एक चीज़ में जो है मास्टर हैं, लेकिन आखिर नोट्स बनाने में क्या प्रॉब्लम आती है? क्या ये कोई एक डर है या एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है पढ़ाई का, या इतना अनुभव होने के बावजूद हम ये सोचते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं? क्या कमी रह जाती है? क्या स्ट्रेटजी नहीं है? क्या नॉलेज नहीं है? क्या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है? क्या चीज़ें हमने नहीं देखी चार्ट में? क्या हमने नेमोनिक्स नहीं सुना? इन सारी चीज़ों को हम जानते हैं, फिर भी हमें नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्या करें कि सर इजीली नोट्स बन जाए? एक गाइडलाइन चाहिए। शुरू से हमारी आदत रही है कि हमें एक गाइडलाइन चाहिए ही चाहिए। शुरुआती दौर में मम्मी पापा की गाइडलाइन, आगे चलकर टीचर्स और समाज के लोगों की गाइडलाइन, और आगे चलकर दोस्तों की गाइडलाइन, और जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं कहीं पर, तो हम किसी ना किसी की हायरार्की के अंडर ही आते हैं और उनके द्वारा की हुई चीजों के गाइडलाइन पर चलते हैं। तो आदमी को सीखने के लिए गुरु से, माँ बाप से, दोस्तों से, समाज से और अपने ऊपर के अधिकारियों से सीखने को एक बड़ा अच्छा मौका होता है। और इसी वजह से हम कुछ नया इनिशिएटिव करने से डरते हैं। आप नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर मुझे दिखाइए कि सर क्या ये सही है, या अपने से सीनियर या जो आपके सामने अवेलेबल है उनको दिखाइए कि क्या ये सही है। आप इनिशिएट लीजिए और वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका होता है नोट्स बनाने के लिए। आप खुद इनिशिएट कीजिए, क्योंकि नोट्स कई तरह के होते हैं। आदमी की सोच का दायरा कई तरह का होता है। कुछ लोगों को फैक्ट्स पढ़ते ही याद हो जाते हैं, कुछ लोगों को एनालिटिकल चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, कुछ लोगों को कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जल्दी याद हो जाता है, उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ लोगों को फैक्ट्स 10 बारी पढ़ने पर भी नहीं याद होता। तो इसके लिए कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन या प्रॉपर असिस्टेंस, ये सही तरीका नहीं होता। अब आपका नेचर लर्निंग में कैसा है, बाकी लोगों का नोट्स बनाने का तरीका अलग है। कुछ लोगों के नोट्स A4 शीट पर बनाने के पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको नेमोनिक्स में बनाना पसंद करते हैं। तो आखिर एक स्टैंडर्ड तरीका भी तो होता होगा। मैं उसी स्टैंडर्ड तरीके के बारे में बात करने आया हूं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहला सजेशन दिया कि हमें आदत है अपने से ऊपर वालों की गाइडलाइन सुनने का, और इस वजह से हम अपने इनिशिएशंस दबा ले जाते हैं। अपनी फर्स्ट गट, अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी जो अंदर से आती है, वो जो कहते हैं ना इनर सोल की आवाज, इंट्यूशन, वो हम दबा ले जाते हैं। आपको अच्छे से पता होता है कि हमने एक पेज पढ़ा है, इनमें से हमें हमें पता है हम इस मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुके हैं, हमें पता है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं कि क्या नोट्स बनाए। क्यों? क्योंकि हमने एनालिसिस नहीं किया। पिछले साल के पेपर को, पिछले 10 साल के पेपर को हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, हम सिलेबस के वेटेज पॉइंट से परिचित नहीं हैं, और इन्हीं 3 कमियों की वजह से हम दब जाते हैं और नोट्स नहीं बना पाते। और इन्हीं सारी चीजों पर मैं आज बात करने आया हूं। आपका 10 से 15 मिनट लूंगा और आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा कि कोई भी हो, चाहे वो सुपर जीनियस इंडिजीनियस आदमी हो, या फिर कोई एवरेज मीडियम स्टूडेंट हो, मेधावी छात्र भी ना हो, एवरेज हो, और जो थोड़े वीक स्टूडेंट हैं, वीक इस मामले में कि उन्हें एक चीज 10 बार में नहीं 11 बार में याद होती है, इसलिए वीक है। इन सारे लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका लेकर आया हूं कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर नोट्स कैसे बनाएं। और इसी के तरीके के माध्यम से आप आज से जब ये वीडियो देख लें और उसके हिसाब से 10 दिन नोट्स बनाएं, तब आप देखें कि क्या आपको लिटरली बेनिफिट हुआ या नहीं।
तो पहला तरीका, जो कि कोई तरीका नहीं है, आपका फर्स्ट गट क्या कहता है कि हमने एक पेजेस पढ़े, उसमें से कम 100 लाइंस थी। किसी एक किताब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 100 लाइंस में आपने जो पढ़ा उसको आपने अंडरलाइन किया। कुछ लोग होते हैं पूरी किताब अंडरलाइन करते हैं, कुछ लोग होते हैं केवल फैक्ट अंडरलाइन करते हैं, कुछ लोग होता है कि नहीं पूरी बात समझ आई, केवल ये बात इंपॉर्टेंट थी इसलिए अंडरलाइन कर दिया। लेकिन एग्जाम का नेचर कहता है, अभी तक के 10 साल के अनुभव में, जो अभी तक के 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को जो है केस स्टडी किया गया, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन करो। कॉन्सेप्ट और एनालिसिस आप अपने दिमाग में एक बार ही सुन लेंगे, वो जिंदगी भर याद रहेगा। तो इसलिए फैक्ट की चीजें अंडरलाइन करो, ताकि जब दोबारा देखें तो हमें पूरी किताब ना पढ़ना पड़े, केवल फैक्ट की चीजें अंडरलाइन करनी पड़े। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर केवल और केवल फैक्ट की ही चीजें क्या हम लोग बनाएं? तो हाँ, बिल्कुल सही है, फैक्ट का ही नोट्स बनाइए, वही सबसे ज्यादा आसान तरीका होगा। और वो आप फर्स्ट गट से, अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्शन से, इंटेंसिटी से बना ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट गट भी बहुत जरूरी है नोट्स बनाने में। आपको खुद पता चल जाता है कि इसमें से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इतनी सारी चीजें यूजलेस हैं। फिर भी अगर नहीं समझ आता, तब मैं खड़ा होता हूं, आपका प्रोफेसर, आपका एजुकेटर, आपका दोस्त, कि आपके लिए एक सपोर्ट कर दूं कि देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या ऐसे करके देखो शायद और अच्छा हो जाए। तो इसी की तर्ज पर मैं आपके लिए एक अच्छा नोट्स बनाने का तरीका लेकर आया, जो सक्सेसफुल है, जो बड़े लोगों ने क्वालिफाई किया, जो मैंने अभी तक बच्चों से एक इंटरेक्शन किया, और जो मेरा तरीका या जो बाकी क्वालिफाइड लोगों का तरीका रहा है, उन्होंने ऐसे किया है। तो आइए चलिए हम उसी पैटर्न की तरफ चलें। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक बैच भी चल रही है, नई बैच शुरू हुई है, 2 बजे क्लास चलती है इसकी, उद्गम बैच। इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और इसी उद्गम बैच के तहत आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इसी पर खास तौर पे किसके लिए? पेपर 2 ज्योग्राफी कोड नंबर 80 के लिए। ठीक है, कुछ नहीं होता है ज्योग्राफी में, उसके सिलेबस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप आसानी से नोट्स बना ले जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि सर बुक्स पढ़कर कैसे नोट्स बनाएं, टीचर के नोट्स और उनके लेक्चर देखकर हम उनमें से किन चीजों के नोट्स बनाएं, और इन दोनों को करने के बाद सर हम जगह छोड़े रहें तो क्या हम उसमें एडिशनल नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पेजेस छोड़ दें कि कभी और इंफॉर्मेशन मिले तो उसमें कुछ ऐड कर ले, और कलरफुल तरीके के मार्कर का यूज करें। टीचर के नोट्स को अलग कलर से, बुक के नोट्स को अलग कलर से, एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं से ढूंढ ढूंढ कर साल भर में लाए, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग सोर्सेस से, उसको अलग कलर से, और कुछ जगह भी छोड़े रहे कि कभी उसमें अपग्रेड करना पड़े तो काफी हैक्टिक और काफी रफ सा ना हो जाए, वहां पर हम जगह भी छोड़े। तो इस केस में आजकल के बच्चे A4 शीट का यूज करते हैं, या ब्लैंक रफ कॉपी जो कि प्लेन कॉपी होती है उसका यूज करते हैं। उसमें आसानी से जगह भी मिल जाती है, और इजीली फोल्डेबल जो है वो पेजेस आते हैं। उसमें एक छोटा सा A4 शीट ले लीजिए, 4 या एक बंडल ले लो। ठीक है, A4 शीट जो होती है वो आइडियल साइज होती है, आप उसमें आगे पीछे दोनों लिख सकते हैं, इजी हो जाता है। उसी पेज को उठाइए और उसी पर नोट्स बनाना शुरू करिए। और शुरू कैसे करें, इसको लेकर है कि सर शॉर्ट नोट्स बनाना एक माथा पक्षी है, समझ नहीं आता कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं। एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो सबके काम आता है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है कि आपको अपने सिलेबस से परिचित होना है। समराइज करना है की कॉन्सेप्ट्स को, कि पूरे एक पेज की 100 लाइन में केवल 2 लाइन ही समराइज करके हमको समझ में आई। दूसरा, कुछ विजुअल एड्स बनाने हैं। विजुअल एड्स मतलब माइंड मैप है, फ्लो चार्ट है, पाई चार्ट है, कुछ नेमोनिक्स हैं, कुछ ऐसा जो ग्राफ है, रफ चार्ट, रफ इमेज बना देना। ये सारी चीजें हम विजुअल एड्स करते हैं, जिसमें हम पिक्चर्स या इमेजेस ऐड करते हैं। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन तो हमें मिली है, हम मास्टर नहीं है लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं, बट मास्टर ऑफ नन कहे जाते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि हम कोई चीज नहीं जानते, इवन आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, बस आपको उसको ऑर्गेनाइज करने नहीं आ रहा है, यही आपकी नोट्स बनाने की प्रॉब्लम है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितनी इंफॉर्मेशन जानते हैं
उसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए, या कुछ नहीं तो उसको कहीं एक जगह पहले कलेक्ट करके रफली लिख लीजिए। रफली लिख लेना भी कोई नोट्स बनाने जैसा ही होता है, शॉर्ट नोट्स बुलेट पॉइंट्स के जैसा। और फाइनली जब वो हो जाए तब आप देखिए कि किन टॉपिक्स के नोट्स ज्यादा बनाने चाहिए, जिसमें फैक्ट्स ज्यादा हो या जिस चीज का क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है उसका नोट्स बनाएं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वेटेज, हाई वेटेज वाले सेक्शंस जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, सविंदर सिंह की किताबें पढ़ते समय आप उसके नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, विद इमेजेस, विजुअल, उसके साथ विजुअल प्रेजेंटेशंस के साथ, विजुअल एड्स के साथ। वो अपने टीचर के लेक्चर्स के पीडीएफ और टीचर्स के लेक्चर्स सुनते समय पॉज करके नोट्स बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको। और जब वो लेक्चर कंप्लीट हो जाए, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर बढ़ जाए, आपकी सोच का दायरा बढ़ जाता है, तब इस केस में आप क्या करें, टीचर के नोट्स को बनाने के बाद उसी टॉपिक को, जब वो आप जो टॉपिक, सारे टॉपिक से फैमिलियर हो चुके हैं, पूरी यूनिट से फैमिलियर हो चुके हैं, मानकर चलो जियोमॉर्फोलॉजी, अगर आप उससे फैमिलियर हो चुके हैं, तब आप अपनी उसी टॉपिक की एक केस स्टडी शुरू कीजिए किताब से। मान लो जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम सविंदर सिंह रिकमेंड करते हैं, तो आप सविंदर सिंह उठाइए, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए और देखिए कि टीचर्स के जो नोट्स थे वो नोट्स तो बन गए, अब उसके अलावा जो सेक्शंस बच गया वो बुक से निकालेंगे, वो लिखेंगे। टीचर के रिपीटेड नोट्स दोबारा नहीं लिखेंगे बुक में से, बुक में से जो बच गए एडिशनल नोट्स ढूंढकर लिखेंगे। मेरी बात समझे? और दोनों अलग कलर से, दोनों एक दूसरे के ठीक नीचे आपस में अगल बगल, ताकि हम कंपेयर भी करते चले। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया, कुछ विजुअल एड्स भी लगा दिए और कुछ ऐसे पोर्शंस जो बहुत बड़े थे उसको समराइज करके कीवर्ड्स में लिख दिया, जिससे आपको टीचर के भी नोट्स प्रिसाइज हो गए और बुक भी प्रिसाइज हो गई। अब दोबारा पढ़ते समय आपको ना टीचर के नोट्स लेंदी उठाने हैं और ना ही बहुत मोटी बुक उठानी, आपने अपने नोट्स उठाने हैं जो आपके हाथ से लिखे हुए हैं, और हाथ से अपने लिखे हुए नोट्स ज्यादा समझ में आते हैं। तो इसलिए ये 3 चीजें ध्यान रखिए, क्या कि विजुअल एड्स हो ताकि इंटरेस्ट आए पढ़ने में, केवल कहानी जैसा केवल वर्बोस एकदम भरा है नोट्स केवल वो वर्ड्स से, ऐसा नहीं, कुछ इमेजेस भी डालिए। जरूरी नहीं है कि आप केवल और केवल इमेजेस ही डालें, कुछ शॉर्ट नोट्स भी डाल दीजिए, कुछ इमेजेस भी डाल दीजिए, तो एक अच्छा कोलैबोरेशन हो जाता है। चीजों को समराइज कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अच्छी सिलेबस की पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए आपको पीवाईक्यूज के थोरोली जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह के यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ज्यादा क्वेश्चंस जो भी आए हैं फिजिकल ज्योग्राफी से आए हैं, इंडियन ज्योग्राफी से आए हैं, और अभी तक देखा गया है तो जीआईएस वाले सेक्शन जो कि यूनिट नंबर 9 है उनसे क्वेश्चंस आए। यूनिट नंबर 9 प्योरली टेक्निकल, कार्टोग्राफी, जीआईएस, जीपीएस, ठीक है, और रिमोट सेंसिंग पर बेस्ड है, जो कि फैक्चुअल सेक्शंस है, आसानी से उसके नोट्स बनाए जा सकते हैं, थोड़े लेंदी नोट्स हो जाते हैं उसके, लेकिन आपको उसमें से बहुत सारी वर्बोस चीजें हटानी है। वो कैसे? जब एक बार टीचर से नॉलेज ले लोगे और जब बुक पढ़ोगे तो वो खुद आपको इलिमिनेटेड पोर्शन दिखना शुरू हो जाएगा कि इसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ये पूरी तरह से रिडंडेंट है या अनवांटेड, ठीक है, जिसको हम सुपरफ्लुअस का नाम देते हैं। तो चलो, बाय द वे, नोट्स बनाने के यही 3-4 चीजों को मैं और सिस्टमेटाइज करने की कोशिश करता हूं। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर क्या 5-10 पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके अच्छे नोट्स बना सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं नोट्स कैसे बनाइए। अभी तक मैंने आपको इंटरटेन कैसे किया, आपके अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। कहते हैं हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे, उनको जामवंत आते हैं, वो भी कहते थे कि नोट्स कैसे बनाएं, ये इतना बड़ा समुद्र है, इसको कैसे जो है कूद कर फान कर चले जाएं। तब जाते हैं एक जामवंत ऋषि, बस उनको वो याद दिलाते हैं, शक्तियां आप ही के पास हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये कोई तरीका मैं नहीं बता पाऊंगा या कोई टीचर नहीं बता सकता। अगर टीचर बताते तो सब क्वालिफाई हो जाते, वो शक्तियां आपकी हैं, इसीलिए कुछ लोग क्वालिफाई होते हैं। एक टीचर से 100 बच्चा पढ़ता है, 100 बच्चे नहीं क्वालिफाई होते, 10 बच्चे क्वालिफाई होते हैं। अगर टीचर की क्वालिटी होती तो 100 बच्चे क्वालिफाई होते। ये क्वालिटीज होती हैं आपके अंदर, इनसाइड योर इफिशियंसी, ये आपकी इफिशियंसी। तो इसीलिए जामवंत ने हनुमान को जब मोटिवेट किया तो उनको उनकी ही शक्तियां याद दिलाई जो वो भूल गए थे। हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर डर है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, और हम लीड होना चाहते हैं इसलिए।
आप अब टीचर बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, यू विल टेल कि हाउ टू मेक नोट्स, यू विल टेल कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, ये आपके अंदर आएगा। कब? जब शुरुआत करें, अभी से शुरू करें। आपको फोरम मिला है, आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आप अभी से सोचिए, अभी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। आप बनाकर बताइए कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक स्टैंडर्ड तरीका जरूर बताऊंगा। तो वही जामवंत ऋषि जैसे मैं आपके सामने आया हूं और आपकी शक्तियों को जगा रहा हूं। कितना जगा पाया मैं? कुछ परसेंट जागी होगी। आइए अब उसको एक फ्लो दे देते हैं। क्या क्या करना है? पहले तो ये जान गए कि कितनी भी कठिन चीज हो उसको सरल कर लेना है, उसको इमेजेस में और मैप में और पिक्चर में बनाना है, और किन चीजों का नोट्स बनाना है? जो फैक्चुअल चीजें हैं, टीचर का अलग, बुक का अलग नोट्स बनाना है, और अलग अलग कलर से बनाना है। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। और पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाना है। अब और किन किन चीजों को? ज्योग्राफी में फोकस करें। अब हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस पे आएंगे। अभी ये सारी चीजों के लिए था, अब ज्योग्राफी को ध्यान में रखकर हम शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है नोट्स बनाते समय, कि हम सिलेबस को ठीक से समझ जाएं, 10 यूनिट को जानते हो, और ये अच्छे से समझ जाएं कि यूजीसी नेट ज्योग्राफी में किस तरह के यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करता है और कैसे टॉपिक्स पर फोकस करता है। उन टॉपिक्स का की पॉइंट बनाएंगे। जैसे मान के चलो कि अगर हमने कहा कि ओशनोग्राफी है, तो उसमें किस तरह के नोट्स बनाएं, तो बताएंगे कि सर उसमें हैंड रिटन सी फ्लोर बना लो। ठीक है, अब इसमें आपको बनाना है कि सर ये देखो इतने सारी चीजें हैं। शुरुआती दौर में जो होता है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। स्लोप जहां से तेजी से ढाल लेता है तो कॉन्टिनेंटल क्या होता है? तो बताएंगे सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कम ढाल वाला। यहां से कॉन्टिनेंट ब्रेक कर जाता है, कॉन्टिनेंटल ब्रेक, और यहां से हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बताएंगे सर कॉन्टिनेंटल स्लोप। और स्लोप के बाद यहां पर हल्का सा जो सेडिमेंटेशन जमा होता है, कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहां पर लिखेंगे सर शेल्फ, यहां पर लिखेंगे ब्रेक, यहां पर लिखेंगे क्या? स्लोप, यहां पर लिखेंगे राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। इन्हीं सबको मिलाकर कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो ये क्या बना? तो बताएंगे कि सर शॉर्ट नोट बन गया, विथ इमेजेस, आसानी से याद हो गया। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये हमें प्लेन दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने उसको कॉन्टिनेंटल प्लेन या बेजल प्लेन कह दिया। और इसी के बाद जो हमारा शुरू होता है वो अपना ट्रेंचेस शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गड्ढा है इसलिए इसको हम ट्रेंच, तो हमने इसको ट्रेंच लिख दिया, और हमने इसको बेजल, अब बेजल प्लेन लिख दिया, जो कि फाइन पार्टिकल से बना होता है, और ब्रैकेट में लिख दिया फाइन। फाइन मतलब जो हैवी कण हैं यही रह जाएंगे, जो हल्के कण हैं वो दूर तक उड़कर जा सकते हैं, इसलिए फाइन पार्टिकल्स। और ये क्या है? बिल्कुल प्लेन है, तो यहीं पर प्लेन लिख दो। ये गहरा गड्ढा था इसलिए हमने इसको ट्रेंच लिख दिया। ट्रेंचेस हमेशा लैंड के ज्यादातर पास होते हैं, तो इसलिए हमने इसको ट्रेंच पास में बना दिया। आगे चलकर हमने देखा कि समुद्र में कुछ माउंटेन है, इसी को सी माउंट नाम दे दिया गया, या सी माउंट नाम दे दिया गया। माउंट है तो माउंट कर दिया, समुद्र में है तो सी माउंट कर दिया। और याद रखेंगे कि ये पानी के अंदर डूबा रहता है। ऐसे ही एक माउंट ऊपर से था ऐसा, लेकिन घिसके किसी तरह से, किसी कारण से वो क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो अब इसको हमने क्या नाम दे दिया? तो हमने इसको नाम दे दिया गुयाट। गुयाट। और जो पानी से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंट। समुद्र पानी का लेयर यहीं तक था, ठीक है, और जो पानी के लेयर से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है इसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंट। तो ओवरऑल इतनी सारी डेफिनेशंस को हमने एक फिगर में लिखकर शॉर्ट नोट बना लिया। मेरी बात समझ आई? तो ये तरीका होगा आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का। कब आपको ये सब चीजें पता चलेंगी? जब आप अपने अपने सिलेबस को ठीक से जानते हो कि ओशनोग्राफी में फीचर्स को लेकर जो विश्व युद्ध के समय में ढेर सारे फीचर्स ढूंढे गए, उसको लेकर, शेप्स एंड साइज को लेकर, जियोमॉर्फोलॉजी केवल लैंड पर नहीं है, जियोमॉर्फोलॉजी जमीन के अंदर भी है, जो ये शो करती है कि देखो ये सब लैंड के ऐसे पार्ट्स हैं जो रिलीफ के पार्ट्स हैं, लेकिन समुद्र के अंदर। तो सिलेबस आपको पता होगा तब तो लैंड के फॉर्म्स पर क्वेश्चन आता है, ये बात पता है। जियोमॉर्फोलॉजी आपका पूरा सिलेबस है, ये पता है। इसीलिए सिलेबस की अच्छी नॉलेज होना, की टॉपिक्स के बारे में पता होना, और वेटेज वाला क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यू में देखा गया कि ऐसे क्वेश्चंस आते आए हैं, तो इससे पता चलता है कि ऐसे नोट्स इजीली बनाओ और इस तरह से बनाओ जैसे मैंने बताया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं कि किन टॉपिक के नोट्स बनाएं। तो जैसे मैंने कहा फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, यही तीन चीज है आपके यूनिट्स में।
फिजिकल ज्योग्राफी में पहले 4 यूनिट्स आते हैं जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और इन्वायरमेंट आता है। उसके वेटेज सबसे ज्यादा नोट्स, उसके नोट्स सबसे ज्यादा लेंदी होने चाहिए। उसके नोट्स में सारी किताब भर दो पूरी, छोटे छोटे पॉइंट्स में, लेकिन 1 से 2 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। प्रिसाइज करना सीखिए। इसीलिए बचपन में क्लास हाई स्कूल तक में आपको 3 पेज का 1 पेज लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है कि प्रिसाइज करो। नहीं किए हैं तो अभी से प्रैक्टिस करिए प्रिसाइज करने की, ठीक है। प्रायोरिटाइज योर नोट्स टॉपिक्स की हाई वेटेज वाले ज्यादा यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब चीजें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि थ्योरी के अलग नोट्स होंगे, जो बुक की लैंग्वेज है, जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके अलग नोट्स होंगे। लेकिन जो मॉडल्स हैं, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, और बात कर लीजिए इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में, इन्हीं 3 जगहों पर आपको मॉडल्स दिखेंगे। तो मॉडल्स एंड हाइपोथेसिस और थ्योरीज के, जैसे वेबर का, लॉश का, वॉन थुनेन मॉडल, इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि डोई मॉडल या रफीउल्लाह का मॉडल, इसके अलावा कह लीजिए क्रिस्टोलर की थ्योरी जो है, या ऐसे बहुत सारी थ्योरीज और मॉडल्स का अलग नोट्स बनेगा, वो भी एक एक लाइन बुलेट पॉइंट्स में। कभी लेंदी नोट्स नहीं बनाते क्योंकि वो पढ़ने का ही नहीं मन करेगा। इसीलिए बुलेट पॉइंट, 1 लाइन, अधिक से अधिक 2 लाइन, वो भी स्पेस जगह छोड़कर। एकदम कंजेस्टेड लिखेंगे तो उसे पढ़ने का मन नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया है तो नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके लिए टीचर आपको एफिलिएट करता है, टीचर आपको असिस्ट करता है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो नोट्स बनाना और आसान है। इसीलिए लोग, वो बच्चे जो केवल बुक पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि नोट्स कैसे बनाएं सर, इतना अलग चीज है। टीचर क्या करता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, फिर कहते हैं कि नोट्स क्लियर कर लो। तो मेमोराइज, रटना नहीं है, मगअप नहीं करना, क्रैम नहीं करना, उसको समझना है, उसको ग्रैस्प करना है, उसकी अच्छी पकड़ बनानी। अगर हम पूछें कि नोट्स बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो बताएंगे सर बुलेट पॉइंट में नोट्स हो या हेडलाइन में नोट्स होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक और समराइज्ड होना चाहिए, उसमें कुछ विजुअल एड्स जैसे कि डायग्राम, चार्ट, मैप, माइंड मैप्स, नेमोनिक्स या कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, कुछ एब्रिविएशन फॉर्म्स और एक्रोनिम्स होने चाहिए। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट में, अगर आपको इंपॉर्टेंट लिखना है तो आप इंप लिखते हैं, तो इसको कहते हैं एब्रिविएशन। एक्रोनिम क्या होता है, आपको लिखना है कि सुप्रीम कोर्ट, तो आप उसको एससी लिख देते हैं। आपको जियोमॉर्फोलॉजी बार बार लिखना है तो जीएमएल लिख दो, जियोमॉर्फोलॉजी। तो कुछ जगहों पर आपको शॉर्ट एंड टर्म यूज करना है ताकि आप और प्रिसाइज कर जाइए। अब द हिंदू जो है वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार नहीं लिखता, वो एससी लिखता है। लोकसभा को एलएस लिखता है। उसने अपने जगह बचाई, हर एक जगह की उनकी कीमत है। उन्होंने अपना एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से बचा लिया। वो और चीजें इंफॉर्मेशन डालेंगे उसमें, आप भी ऐसे सीखिए। हाइलाइटिंग कीवर्ड्स एंड डेफिनेशंस, जो कीवर्ड्स हैं आप उसको अलग मार्कर से, हाइलाइटर से या किसी तरह का कलर बदलकर उसको हाईलाइट कीजिए ताकि वो अलग से दिखे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें मैंने बनाई, जैसे यहां पर लिखा है, किसी भी चीज को पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेमैन स्टाइल में, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, सरल भाषा कहते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में सीख जाइए। अब उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कीजिए, कठिन नहीं लगेगा वो आपको। तो चार्ट, माइंड मैप, नेमोनिक्स, नेमोनिक्स मतलब होता है, जैसे बचपन में सुना था मैंने, ईटा पर नाच, ये क्या है, नेमोनिक्स है। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो ऐसा ही कुछ नेमोनिक्स जो मैंने अपने यूट्यूब की क्लासेस में भी बताया था। जैसे अगर मैं कहूं हंगरी एक देश है जहां पर पुस्ताज नाम का क्या किया जाता है, तो बताएंगे सर ग्रासलैंड पाया जाता है। तो हंगरी लगने पर आदमी पास्ता खाता है। ऐसे याद कर लो, कुछ कॉमन सेंस, कुछ कोरिलेशन, कुछ कनेक्शंस, कुछ रिलेशनशिप्स बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, कुछ कीवर्ड्स, इन सब का यूज करके याद कर लो। और याद करने के बाद उसे छुपा लो कि देखें हमें याद हुआ कि नहीं, छुपाए हैं, पूछ रहे हैं खुद से, नहीं हुआ कि चलो देख लिया फिर से छुपाया। अपने लिए ईमानदार बनेंगे और देखेंगे कि हाइड एंड सीक विधि से आपको जल्दी याद हो जाता है। तुरंत याद करके तुरंत छुपा कर पूछो, लेकिन उसको सरल भाषा में पहले समझ लो। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया हंगरी पुस्ताज, मैंने कहा कि डाउन्स
कहां पाया जाता है आपको नहीं पता, तो ये ऑस्ट्रेलिया का वो है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड है। कैसे याद करेंगे, तो देखेंगे कि सर इधर एशिया है, इधर यूरोप है, इधर नॉर्दर्न अमेरिका, इधर साउदर्न अमेरिका, इधर अफ्रीका, नीचे यहां पर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डाउन में है, तो ऑस्ट्रेलिया से डाउन से याद किया। ये क्या है, तो बताएंगे कि सर ये कॉमन सेंस है, ये कोरिलेशन है, सर ये कनेक्शंस है, सर ये हमें विजुअल ऑडियो इफेक्ट से याद हो गया कि ऑस्ट्रेलिया नीचे डाउन में है, हमने उसको क्या किया, याद कर लिया। तो ये भी एक तरीका होता है जो मैंने हैंड रिटन करके दिखाया कि देखो केवल टेक्स्ट के माध्यम से ही नहीं, लिटरली ऐसा करो जैसा मैं बता रहा हूं, देखिए आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करके हम आसानी से याद कर सकते हैं। और भी ये सारे तरीके, ये VAE क्या है, तो थैंक्स सर विजुअल ऑडियो इफेक्ट। एक तो किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किताब ब्लैक एंड व्हाइट होती है, किताब बोलती नहीं है, किताब साइलेंट है, तो इसी किताब को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर आते हैं सामने। आपको पता है वेद जो लिखे गए, जो कहते हैं भगवान की वाणी है, देवताओं की वाणी है, वेद व्यास ने भी उसको संकलित किया। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग देवताओं की वाणी सुनकर लिखा था, वो खराब हो जाता। वेद व्यास ने क्या किया, सारे वेदों का संकलन कर दिया, इसीलिए उनको कृष्ण द्वैपायन के बजाय वेद व्यास कहा जाता है। अभी आप लोगों ने सुना भी था, गुरु पूर्णिमा गई है, अभी कुछ दिन हुए। तो क्या कहना चाहता हूं मैं कि कलेक्शन करना इंपॉर्टेंट चीजों का वेद व्यास से सीखिए। सारी बातें नहीं कलेक्ट करी, कुछ बातें कलेक्ट करी, कुछ छोड़ भी दी, प्रिसाइज कर दिया उसको। वो बंदा कर सकता है देवताओं की वाणी, तो आप किताबों को आसानी से कर सकते हैं। उस वेदों को क्या हम पढ़ पाए, नहीं। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण लिखे गए, तो जाकर उद्भव हुआ ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का, कि वेदों की भाषा बहुत कठिन है, सामान्य जनता को अब जमाने में नहीं समझ आएगी, उसको प्रिसाइज करो, आसान करो। इसी तरह से किताबों की भाषा अब आपको नहीं समझ में आएगी, आप एक जनरेशन आगे बढ़ चुके हैं, उसको समझने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी। एजुकेटर्स आपके सामने रहते हैं हर समय, फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस चलती हैं, पेड क्लासेस भी चलती हैं। तो उन टीचर से असिस्टेंस लीजिए, टेलीग्राम पर आइए, जुड़िए। कहीं प्रॉब्लम हो रही, स्क्रीनशॉट खींचिए, स्क्रीनशॉट खींचकर टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से डालिए, कॉपी पेस्ट करके डालिए और पूछिए सर कि इसमें क्या करना है। टीचर्स आपके लिए हर समय अवेलेबल हैं, टेलीग्राम का चैनल आपको हर समय दिया रहता है। तो ऐसे असिस्टेंस लिया जाता है। और विजुअल ऑडियो इफेक्ट, जैसे ब्राह्मण वेदों को समझाने के लिए आए, वैसे टीचर आपके सामने आते हैं, आपकी स्क्रीन पर, बोर्ड पर, मैं विभिन्न तरह से टेक्स्ट के माध्यम से, हैंड रिटन के माध्यम से, नेमोनिक्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, हर एक तरीके से, माइंड मैप के माध्यम से मैं आपको चीजें समझाता हूं। वो आपके दिमाग में इंप्रिंट हो रही जैसे कोई पिक्चर। 8 से 10 सीजन की सीरीज देख जाइए, एक एक स्टेप अच्छे से याद हो जाता है। बाहुबली बिगिनिंग, बाहुबली कंक्लूजन देख जाइए, एक एक सीन अच्छे से याद है विथ डायलॉग। क्यों? तो वो है विजुअल ऑडियो इफेक्ट। और यही है एडिटेक की दुनिया, जिसमें हम बच्चों को यहां पर स्क्रीन पर किताबों से बाहर निकालकर चीजों को लाइव करके, विजुअलाइज करके दिखाते हैं, कैरी कैचर स्टाइल में भी दिखाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? इससे अच्छा इंपैक्ट दिमाग पे पड़ता है और जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। तो कुछ चीजें खुद से बनाओ, कुछ चीजें विजुअल ऑडियो इफेक्ट टीचर के भरोसे छोड़ो, विश्वास करो टीचर पर कि वो चीजें याद करवा देंगे। और मैं कोशिश करूंगा इस अगले 5 महीने में इस उद्गम बैच के तहत मैं आपको याद करवा दूंगा, उद्गम बैच के तहत। और याद करने के बाद, ये सब करने के बाद छुपाओ और पूछो, ठीक है। बाय द वे, कुछ और भी ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू जो मैं समझाना चाहता था कि कॉमन सेंस लगाओ, कोरिलेशन करो और कनेक्शंस के माध्यम से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फाइनली, स्टडी मटेरियल्स के लिए अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, स्टडी मटेरियल्स के लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी नोटबुक बनानी है, हर एक सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक के लिए अलग। A4 शीट बेस्ट होता है, क्योंकि आपको उसमें अगर ऐड करना है तो आप फिर से A4 शीट लगाकर स्टैपलर करके उसको अलग, यूनिट 1 का हमने अलग बना लिया, यूनिट 2 का हमने अलग A4 शीट बनाई है। कभी भी ऐड करना है A4 शीट ऐड करेंगे, बस 10 फाइल बना लो, 10 यूनिट का अपना क्या हो गया, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर। और वो 1 साल 2 साल में काम आ जाएगा। वैसे कोशिश ये करिए 6 ही महीने काम आए, ठीक है। और रनिंग हैंड राइटिंग में बनाई, बहुत सुंदर, कलरफुल, बदल बदल कर, समय नहीं देना उसमें, जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। टेबल के फॉर्मेट में लिख सकते हो, लिस्ट के फॉर्मेट में लिख सकते हो, और उसको रेगुलर रिवाइज करते रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रीवियस ईयर पेपर कई बार आप लोगों ने किया है, ज्यादातर मैंने देखा है बच्चों को कि ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछने पे वो कर ले जाते हैं। तो एक बार आपको अंदाजा है
अब उसी को बस प्रैक्टिकल करना है। और मॉक टेस्ट भी मैंने देखा अच्छी परफॉर्मेंस गई है। तो जो भी पढ़ो उसको ध्यान रखो कि पीछे से क्या कनेक्शन है और अभी क्या नए इंपॉर्टेंट चीजें ऐड हुई। और हमेशा अपडेटेड रहो। किन चीजों के लिए? तो बताएंगे सर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए अपडेटेड रहिए। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ सकता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजें। इंटरनेशनल रिलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि जियोपॉलिटिक्स हमारा पार्ट है, सोशल इकोनॉमिक्स हमारा पार्ट है, ठीक है। और फिजिकल जो अपने अगल बगल के देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज, उनके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है। केवल आसियान, शार्क, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन ही नहीं, क्लाइमेट में भी पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लासगो सम्मेलन, ठीक है। इन सब चीजों में भी भारत का क्या क्या योगदान है, ठीक है। कहां कहां पर भारत इन्वॉल्व है, कैसे इसने गुटबाजी करी है, कैसे इसका जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, कैसे इसकी डिप्लोमेसी चल रही, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपको हेल्प करेगा। और तो और क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंस है, इसलिए साइंस एंड टेक की नई नई चीजें, जैसे हम बोल दें कि जो सैटेलाइट्स जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। जो तरह तरह के पोलर जियो ASLV, PSLV, GSLV के क्वेश्चंस है वो पूछ सकता है, ठीक है। कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकता है। GM, आपने BT बैगन, GM कॉटन ये सब सुना होगा, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। नियो, जो आपने सुना होगा, नैनो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल ज्योग्राफी में अप्लाइड के नाम पर, तो ये पूछ सकता है। इन्वायरमेंट के हमेशा नए नए एग्रीमेंट्स और मीटिंग सब होती रहती है, उनके प्रोटोकॉल्स एग्रीमेंट्स के टच रहिए, ठीक है। इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज हैं जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स से टच रहिए। स्टैटिस्टिक्स और डाटा हमेशा अपडेट करते रहिए। जैसे 2011 का सेंसस चल रहा था, अब हो सकता है कि अभी 2023 में कैलकुलेशन हुई है, तो अभी इधर बीच जल्दी से डाटा आ जाए, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा उसे। करंट सिनेरियो, करंट अफेयर से हमेशा टच रहिए। और जियोपॉलिटिकल अप्रोच बनाए रहिए कि भैया इंडिया का बाकी देशों से क्लाइमेट को लेकर, इंडियन ओशन को लेकर खास तौर पर, और खास तौर पे क्लाइमेट, इंडियन ओशन और इन्वायरमेंट, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल क्या रिलेशनशिप। दो ही चीज जरूरी है, पैसा और स्वास्थ्य। पैसा मतलब इकोनॉमिकल और स्वास्थ्य मतलब क्लाइमेटिकल। ये दो रिलेशनशिप इंडिया की अपने खास तौर पे इंडियन ओशन और उसके आसपास पाए जाने वाले देशों से क्या डिप्लोमैटिकली, कूटनीति तरीके से इंडिया कैसे चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका इंडिया का जितना भी स्टेप लिया गया है, चाहे वो योजनाओं में स्वास्थ्य की, चाहे वो शिक्षा की, चाहे वो क्लाइमेट से संबंधित, चाहे वो इकोनॉमिक से संबंधित जितनी एक्टिविटीज प्रधानमंत्री की योजनाएं आए, जितनी रिवॉल्यूशन आ रही है, उन सारी चीजों का अलग फैक्ट बनाइए। फैक्ट बनाकर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा, तो मैं टेलीग्राम पर हर समय अवेलेबल हूं, ठीक है। टेलीग्राम मेरा है @Sunil Krishna sir। आप इस पे मुझे भेजिए, वॉइस पे इसमें आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, मैं आपका सारा जवाब दूंगा। तो सभी लग जाइए। वापस से फिर से बता दूं कि नोट्स आपको बनाना है, मैं आपके घर भी नहीं आ सकता, और ना ही आप मुझे जो है वो मेरे बातों को ठीक से समझकर अगर आप वो फॉलो कर देंगे तभी जाकर वो नोट्स बन पाएगा, और ना ही वो नोट्स में ठीक से विजुअली देख पाऊंगा जब तक आप मुझे भेजेंगे नहीं। तो थोड़ा आपका भी रोल है, और मैं गाइडलाइन करने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। नोट्स बनाइए, प्रिसाइज करिए, 1 से 2 लाइन से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोई टॉपिक है कि सर इतना बड़ा पेज है, इसका नोट्स कैसे बनाएं, मुझे स्क्रीनशॉट खींचकर भेजिए, मैं उसे शॉर्ट नोट बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें जिसको आपको अपने अंदर से जगानी है, एक शक्ति जो एक सर्टिफिकेट से ही दूर है। आप बस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आप एक सर्टिफिकेट से, एक एग्जाम से ही दूर है ना, बनते ही आपको ये सारी चीजें दुनिया को सिखानी पड़ेगी। तो थोड़ा अपने अंदर की वो शक्ति जगाइए, ठीक है। वो शक्ति आपके अंदर ही है, मैं वही पिंच करने की कोशिश किया हूं। शुरू के 10 मिनट मैंने आपको केवल उसी चीज को पिंच करने में लगाया कि वो आपके अंदर होगा। वो जो गाइड होने की आदत है वो गलत नहीं है, वो जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ हायरार्की सिस्टम होता है। जब तक हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे तो किसी पोजीशन पर नहीं होंगे। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर प्रोफेसर होता है, फिर डीन होते हैं, और फिर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हायरार्की में तो काम करना है, इसको टीम वर्क कहते हैं, लेकिन अपने अंदर से भी कुछ स्किल्स डेवलप करनी है। नोट्स, इनमें कुछ और तरीका आप जोड़कर मुझे बताएं, कमेंट में लिखें कि सर ऐसे भी नोट्स बनाए जाते हैं। देखिए 10 लोगों के कमेंट्स आ जाएं तो 10 और तरीके हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो, बाय द वे, सब तैयार हो जाओ, नोट्स बनाकर दिखाओ, इस टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट ले लो, जुड़िए और मुझे भेजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।